हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका पुस्तक से मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित पाठ मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 ईस्वी को हुआ। कोलकाता में जन्मी मृदुला जी हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में एक हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का एक संस्मरण है। संस्मरण अर्थात स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में कोई लेख या ग्रंथ। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं अर्थात परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका के व्यक्तित्व, उनकी आदतों व उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात की है। अपने लेख की शुरुआत लेखिका इस प्रकार से करती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं, क्योंकि नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले हो गई थी। लेखिका कहती हैं कि इसलिए उन्होंने कभी अपनी नानी से कहानियां तो नहीं सुनी, मगर नानी की कहानियां पढ़ी जरूर, और उन कहानियों का अर्थ उनकी समझ में तब आया जब वो बड़ी हुई। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, और उनके पति यानी नाना जी शादी के तुरंत बाद उन्हें यानी कि नानी जी को छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। और जब वे पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आए तो उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल बिल्कुल विलायती यानी कि विदेशी हो गया था। हालांकि नानी जी अब भी सीधे साधे तौर तरीके से ही रहती थीं। उन पर नाना जी के विलायती रंग ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा या पसंद नापसंद अपने पति को बताई। लेखिका आगे कहती हैं कि बेहद कम उम्र में जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके दोस्त व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की ख्वाहिश जताई। यह बात सुनकर घर में सब हैरान रह गए कि आखिर पर्दा करने वाली एक महिला भला उनसे क्या बात करना चाहती है। खैर, नाना जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने दोस्त को फौरन बुलवा लिया। नानी ने प्यारेलाल जी से वचन लिया कि वो उनकी लड़की यानी लेखिका की माँ के लिए वर के रूप में किसी आजादी के सिपाही यानी कि स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढकर उनसे शादी करवा देंगे। उस दिन सब घर वालों को पहली बार पता चला कि नानी जी के मन में भी देश की आजादी का सपना पलता है। बाद में लेखिका को समझ में आया कि असल में नानी जी अपनी जिंदगी में भी बहुत आजाद ख्याल की रही होंगी। हालांकि नानी ने कभी नाना जी की जिंदगी में कोई दखल तो नहीं दिया, पर अपनी जिंदगी को भी वो अपने ढंग से पूरी आजादी के साथ जीती थी। लेखिका कहती हैं कि यही तो असल में आजादी है। खैर, लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की परीक्षा बैठने से रोक दिया गया, जिसके पास कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी नहीं थी। और लेखिका की माँ अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन, उच्च विचार रखने को मजबूर हो गईं। लेखिका आगे कहती हैं कि उनके नाना पक्के साहब माने जाते थे। वो सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी थे, लेकिन चेहरे मुहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन से वो पक्के अंग्रेज ही थे। लेखिका कहती हैं कि मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। फिर भी चाहे मेरे पिताजी के घर वाले हों या गांधी, नेहरू। लेखिका की माँ खादी की साड़ी पहनती थीं, जो उन्हें ढंग से पहननी नहीं आती थी। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ को आम भारतीय माताओं के जैसा कभी नहीं देखा, क्योंकि वह घर परिवार और बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। घर में पिताजी माँ की जगह काम कर लिया करते थे। लेखिका की माँ पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था, जो बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर लेती थीं। हाँ, उनमें 2 गुण अवश्य थे। पहला, वह कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा,
वह लोगों की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखती थीं। इसी कारण उन्हें घर में और बाहर दोनों जगह आदर व सम्मान मिलता था। लेखिका आगे कहती हैं कि समय भी उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी देता गया। उसी आज़ादी का फायदा उठाकर हम 6 भाई बहनों में से 3 बहनों और इकलौते भाई ने लेखन कार्य शुरू कर दिया। लेखिका कहती हैं कि उनकी परदादी को भी लिख से हटकर चलने का बहुत शौक था। लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर जाकर पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी, जिसे सुनकर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। दादी का यह मन्नत मांगने का मुख्य कारण परिवार में सभी बहुओं के पहला बच्चा बेटा ही होता आ रहा था। इसलिए ईश्वर ने परदादी की मुराद पूरी की और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं भेज दी। इसके बाद लेखिका अपनी दादी से संबंधित एक किस्सा सुनाती हैं कि एक बार घर के सभी पुरुष सदस्य एक बारात में गए हुए थे और घर में सभी महिलाएं जगराता कर रही थीं सज धज कर। घर में काफी शोर शराबा होने के कारण दादी दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी एक बदकिस्मत चोर दादी के कमरे में घुस आया। उसके चलने की आहट से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोर को कुएं से 1 लोटा पानी लाने को कहा। चोर कुएं से पानी लेकर आया और दादी को दे दिया। दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और फिर उससे बोली कि आज से हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे तो चोरी करो या खेती करो। दादी की बात का चोर पर ऐसा असर हुआ कि चोर ने चोरी छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका बीमार थी। लेखिका उस समय सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। बहुत रोने धोने के बाद भी उन्हें जश्न में शामिल होने नहीं ले जाया गया। लेखिका और उनके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उन्हें एक उपन्यास लाकर दी। उसके बाद लेखिका उस उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गईं। उनके पिताजी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। लेखिका कहती हैं कि उनकी परदादी की मन्नत का प्रभाव ही रहा होगा, तभी लड़कियां होने के बावजूद भी उनके व उनकी बहनों के मन में कोई हीन भावना नहीं आई। दादी ने जिस पहली लड़की के लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिसे घर में रानी नाम से बुलाते थे। दूसरे नंबर में खुद लेखिका यानी मृदुला गर्ग जी थी, जिनका घर पर उमा लोग कहते थे, यानी कि उनको उमा के नाम से पुकारा जाता था। और तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, जो लेखिका नहीं है। चौथे नंबर की बहन का नाम रेणु और 5वें नंबर की बहन का नाम अचला था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। लेखिका कहती हैं कि उनके भाई राजीव हिंदी में लिखते हैं, जबकि समय की मांग के हिसाब से अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। लेखिका आगे कहती हैं कि सभी भाई बहनों ने अपनी शादी अच्छे से निभाई। लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने गई। लेखिका ने वहां एक अजीब सी बात देखी। पुरुष और महिलाएं, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर वो पिक्चर देखने भी जाते थे तो पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह बैठकर ही पिक्चर देखते थे। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में काम करने की शौकीन थी। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने वहां के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर ही कुछ शादीशुदा महिलाओं को गैर मर्दों के साथ अपने नाटक में काम करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक महिलाओं ने मिलकर कई सारे नाटकों में काम किया और अकाल राहत कोष के लिए भी काफी पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक चली गईं। उस समय तक उनके बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक भी हो चुके थे। लेखिका कहती हैं कि वहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सके, इसलिए लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती हैं कि मेरे बच्चे दूसरे ऑफिसर और अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे, जिन्हें बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल गया। लेखिका ने स्कूल खोलकर उसे सफलतापूर्वक चलाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका के जीवन में
ऐसे अनेक अवसर आए जब लेखिका ने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अनेक बार ऐसे कार्य किए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो नहीं मिली। अपने लेखन कला से ही उन्हें यह प्रसिद्धि हासिल हुई। आशा है आपको यह पाठ मेरे संग की औरतें समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।